Well, hey guys, welcome back to my channel ABP Class 11th, and today I'm going to upload second class of accounting. So, hope you guys are excited for today. So, in the last lecture, I have make you studied about characteristics of accounting, and today I'll make you stud about objectives of accounting, functions of accounting, advantages and disadvantages of accounting. So let me first go on to objectives of accounting. Objectives of accounting में पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव. अकाउंटिंग का जो मोटिव है, जो उसका काम है, अकाउंटिंग मतलब क्या, किसी भी चीज को सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो है आप लोगों को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है. So objective of accounting is to record financial transactions and events of the organizations in the books of accounts in a systematic manner following the principles of accountancy. Okay. Next is determining profit and loss. So accounting का ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम नेट रिजल्ट एक पीरियड में, मतलब पीरियड क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कई कंपनीज जो है 31 मार्च का फॉलो करती हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और कुछ कंपनीज जो है बहुत ही रेयर केस में 31 दिसंबर तक की वो लेते हैं पीरियड. तो पीरियड कोई भी हो कंपनी का, जो उस पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका जो भी नेट रिजल्ट होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव होगा तो आपने पूरे पीरियड में लॉस कमाया है, तो उस चीज को शो करता है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग करना सिस्टमैटिक मैनर में, ये हो गया पहला काम. ठीक है. दूसरा, उस सिस्टमैटिक मैनर में हम करके उसके बाद हमें पता चलेगा कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. इस पर्पस के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड पीएनएल स्टेटमेंट. ओके. रेवेन्यूज का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, जो भी आपकी इनकम हुई है ट्रांजैक्शन से उस पीरियड में, वो हम डालेंगे क्रेडिट साइड, एंड जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उस पीरियड में उसको हम डालेंगे डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट. ओके. तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपका डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करना मतलब बैलेंस शीट. इसका सिंपल सा मतलब है बैलेंस शीट. फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की रेलिवेंट होती है यूजर्स के लिए. यूजर्स कौन, वही जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शेयर होल्डर्स, आपके इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, सीईओ हैं, फ्यूचर प्लानर्स हैं. ठीक है. इन सब के लिए बैलेंस शीट काम आती है. वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख करके आगे के लिए प्लान्स बनाते हैं. ठीक है. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट भी आ जाती है, पीएनएल स्टेटमेंट, वो भी हमारा फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करने में काम लाती है, क्योंकि उसी से पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. फिर हमारे को बैलेंस शीट से पता चलेगा हमारे पास कितने पैसे हैं और कितनी हमारे पास इस वक्त आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं. ठीक है. चौथा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा, मैनेजमेंट जो है उसको चाहिए होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि वो डिसीजन कर सके, इफेक्टिव कंट्रोल लगा सके, बजट बना सके, फोरकास्ट कर सके. कौन कर सके? मैनेजमेंट. इसलिए उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे होगी? अकाउंटिंग करके. अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को, ताकि वो मैनेजमेंट को हेल्प कर सके कंट्रोल लगाने में, बजटिंग करने में, फोरकास्टिंग करने में या डिसीजन मेकिंग करने में. प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ये एक और ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का. इसके अंदर क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है यूजर्स को,
यूजर्स कोई भी हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, जो कि एनालाइज करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। सिक्स्थ है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये भी एक और ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी के पास जो है कितने एसेट्स हैं, हमें उसका रिकॉर्ड बना करके रखना होता है। अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच एनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। मतलब इन फ्यूचर आपकी कंपनी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई लाइबिलिटी आ जाती है, कोई हैवी लाइबिलिटी आ जाती है, तो आपको बैलेंस शीट में जो आपके एसेट्स उस टाइम पे दिख रहे हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन, आपको उसी से तो पता चलेगा कि अगर मैं इन एसेट्स को बेच दूं तो क्या मैं अपनी लाइबिलिटी से छुटकारा पा सकता हूँ। वो तभी पता चलेगा जब आपने बैलेंस शीट बनाई हो। बैलेंस शीट कब बनेगी? जब आप अकाउंटिंग करोगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसी से निकलेगी। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में आ गया। मैंने यहाँ पे एक निमोनिक भी बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये पढ़ने में, याद करने में इजी हो और आप पेपर में लिख पाएं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का सबसे पहली बात तो क्या है निमोनिक? डी स्क्वायर पी स्क्वायर एम एफ। डी स्क्वायर पी स्क्वायर एम एफ। डी इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। पी स्क्वायर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, प्रोवाइडिंग बिजनेस एसेट्स। एम maintaining accounting records, and fourth F is facilitating management. So moving on to next, functions of accounting. Functions of accounting में आएगा maintaining systematic accounting records. Maintaining systematic accounting records प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का कि वो मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक सिस्टमैटिक मैनर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है उनको हमें मेंटेन करना होगा फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इट इज सो बिकॉज रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। दैट मीन्स कि अगर आप जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हो तो आपको उन्हें अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाना है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आप अकाउंटिंग के रूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं करोगे और आप कुछ और ही अपनी मनगढ़ंत बना करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लोगे तो वो यूजर्स के किसी काम की नहीं होंगे, ना ही तो उनको मान्यता दी जाएगी, ना ही वो वैलिड होंगे और आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी कंपनी में। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक मैनर में करो, अकाउंटिंग के रूल्स, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके ही आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं प्रॉपरली। सेकेंड फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनल अकाउंट्स prepared at the end of accounting period. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वही P&L और बैलेंस शीट जो कि साल के एंड पे बनाया जाता है उसके, और P&L को आप इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो और बैलेंस शीट को आप पोजीशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। कई बार आपके स्कूल में वाइवा भी होंगे, आपको हो सकता है पेपर में भी कहीं पे वन वर्ड में पूछ ले, तो उसमें आप याद रखना। ऐसा तो बच्चों को याद रहता है कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, एक बैलेंस शीट होती है, बट इनकी दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का दूसरा नाम होता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन क्यों बोलते हैं? साल के एंड पे आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है, चलने लायक है कि नहीं। ठीक है, वो हमें बैलेंस शीट बताती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है अकाउंटिंग का, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो शो करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है बैलेंस शीट के एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर,
दोनों ही स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं यूजर्स के लिए, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि आपकी कंपनी में आगे इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना, आपकी कंपनी में हम क्या चीज़ और करें जिससे कि कंपनी और आगे बढ़ सके। मैनेजमेंट के लिए भी काम की बात होती है ये। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स में कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होते हैं वो आपका एज एन एविडेंस काम करते हैं। अगर आपकी कंपनी में कल को कोई केस हो जाए, ठीक है, आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, अब आप कैसे प्रूफ करोगे कि हाँ मैंने जो है सब कुछ सही से किया है, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लेके जाने होंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो आपके ऊपर, आपके मुंह से बोलने पर कि हाँ मैंने ये चीज़ करी थी या नहीं करी थी, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज़ अ वेरी बिग एविडेंस फॉर डूइंग एवरीथिंग। Whatever has done in the company, that will be shown in accounting records. If they are maintained systematically, following the accounting rules, principles, and concepts, besides the law, such as Companies Act, Income Tax Act, GST Act, require submissions of returns in the form, जो इनकम टैक्स है या जीएसटी एक्ट है या कंपनीज एक्ट है, इन सभी लॉज में आपको आईटीआर भी फाइल करनी होती है या फिर आपको कोई और भी काम होता है, तो उन सब के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लगते हैं। और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको तभी होंगे जब आप उनको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करोगे, ताकि जब भी अगर आपकी कंपनी पे कोई भी केस हो जाता है कल को, तो वो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में एज एन एविडेंस काम आए। ओके, फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना किसको? यूजर्स को। इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट, बैंक्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड मेनी मोर कैन यूज योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट आएगा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? ताकि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की हेल्प से डिसीजन कर सके। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए होने चाहिए, दैट द एसेट्स ओन्ड आर नोन, ठीक है? मतलब जो भी एसेट्स आपके पास हैं बैलेंस शीट में, वो सचमुच में होने चाहिए और आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि हाँ वो एसेट्स हैं हमारे पास। वेग, फेक कुछ भी नहीं डालना, नहीं तो आपके ऊपर केस चलेगा और तब आपके रिकॉर्ड्स भी आपको नहीं बचा पाएंगे। It will assist the management in protecting the assets and also exercising control. इसके बाद हम आएंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पे। इससे पहले फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के आप ये देख लें, निमोनिक एम स्क्वायर पैक। M square is maintaining systematic accounting records and meeting legal requirements. Then preparation of financial statements. Then assistance to management and then communicating the financial information. Now coming on to advantages of accounting. What are the advantages of accounting? Accounting को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। आपको और यूज़र्स को और भी लोगों को, किसी को भी आपके बिजनेस का ये पता चल जाएगा कि हाँ इस बार कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सारी बातें वही हैं, आप आगे पीछे करके ही पेपर में लिख दोगे ना तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, ये बात याद रखना। वो तो बुक के अंदर अलग अलग टॉपिक्स थे इसलिए मैंने बता दिया, वैसे आप देख सकते हैं। जैसे असिस्टेंस टू मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस है, तो फिर इसमें भी यही चीज़ है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, या फिर मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये सब के सब एक ही बातें हैं, आप घुमा करके हर जगह सेम चीज़ लिख सकते हैं, आपको एट दी एंड नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को असिस्ट
होगा ताकि वो डिसीजन ले सके, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अफेयर्स के बारे में पता कर सके। इसके बाद तीसरा है रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी इज सिस्टमैटिक और टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होता है वो रिमेंबर करता है ट्रांजैक्शंस को। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी इंफॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट में आएगा फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो इनेबल करता है एक बिजनेसमैन को टू कंपेयर 1 ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स एंड लोकेट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स लीडिंग टू चेंज इफ एनी। इसका मतलब क्या हुआ? फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी मतलब मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। जो हमारे एरिया की कंपनी है, अगर मेरी कंपनी साबुन बनाती है और दूसरी कंपनी भी साबुन बनाती है तो मेरा कंपटीशन साबुन वाली कंपनी से ही होगा, ना कि किसी और दूसरी फील्ड की कंपनी से। ओके, मेरी कंपनी का जो होगा क्या कहते हैं कंपटीशन, वो बिल्डर्स नहीं होंगे। ओके, मेरी कंपनी का कंपटीशन सेम लाइन में होगा। सोप बना रही हूँ तो सोप में, बाथरूम क्लीनर तो बाथरूम में। ओके, सो कंपैरेटिव स्टडी, उससे क्या होगा, लोगों को ये पता चलेगा कौन सी कंपनी सेम लाइन में रह के भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसका फ्यूचर ब्राइट है। हो सकता है वो कमज़ोर कंपनी में भी कर दे ताकि उसका फ्यूचर और ब्राइट हो जाए। ठीक है, सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसेस मेमोरी। दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक और टाइमली फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। सो कंपैरेटिव स्टडी का यही था कि वो एक बिजनेसमैन को कंपेयर करने में मदद करता है एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट से, एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ढूंढने में कि क्या चेंज और करें ताकि हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाए या फिर लॉस और कम हो जाए। फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है और वो हेल्प करता है इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी liability since it is a good evidence of the correctness of transactions. Facilitate settlement of tax liability. एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो इमेंसली हेल्प करता है इनकम टैक्स और जीएसटी को सेटल करने में, उनकी लाइबिलिटीज को सेटल करने में, सिंस इट इज अ गुड एविडेंस ऑफ करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। सिक्स्थ में आएगा फैसिलिटेट्स लोन्स। Loan is granted by the banks and financial institutions on the basis of growth potential, which is supported by the performance accounting makes available the information with respect to performance. लोन जो है उसे ग्रांट किया जाएगा बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एक जो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इनकम टैक्स और जीएसटी के टैक्स को सेटल करने में, उनकी लाइबिलिटीज़ को सेटल करने में एक्चुअली। सो ये एक गुड एविडेंस होता है, इसलिए इसकी करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देना होता है। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया। एक और एडवांटेज है फैसिलिटेट्स लोन्स। सो लोन फैसिलिटेट कैसे होगा? अगर आपकी कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो आप अपने कंपनी के P&L स्टेटमेंट या बैलेंस शीट को उठा करके आप किसी भी बैंक में ले जाओगे तो आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कोई मॉर्गेज वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपको लोन आराम से दे देगी क्योंकि बैंक्स को विश्वास है कि आप उनका पैसा ज़रूर लौटा दोगे। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो और बढ़ेगा, इसी की उम्मीद में आपको वो लोन दे देंगे।
ठीक है। सो लोन जो है वो आपको दिया जाएगा बैंक्स के द्वारा या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। किस बेसिस पे देंगे? वो आपकी पोटेंशियल ग्रोथ को देख करके, जो कि सपोर्ट किया जाएगा परफॉर्मेंस के द्वारा। अकाउंटिंग जो है वो अवेलेबल करता है इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। 7th पॉइंट में आएगा एविडेंस इन कोर्ट। Systematic record of transactions is often adopted by the courts as good evidence. अगर आपने ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली जो है रिकॉर्ड किया है तो इट इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज गुड एविडेंस। गुड एविडेंस के नाम से मतलब कोर्ट जो है उसे अच्छा एविडेंस मानेगी और आपके ट्रांजैक्शंस को वो एक्सेप्ट कर लेगी। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब लिमिटेशंस में आपके पास सबसे पहले लिमिटेशन है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अभी तक तो मैं बोल रही थी कि ये कोर्ट में बहुत ही काम आएगा अगर आप सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करोगे। तो अब ये क्या है? अगर अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती तो फिर विश्वास किस चीज़ पे करेंगे आप? देखो, सबसे पहली बात तो पूरा मार्केट ही ट्रस्ट बेसिस पे चल रहा है। अगर आपने अकाउंटिंग के रूल्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स सब कुछ प्रॉपरली फॉलो किया है, अपने अकाउंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया है, डेली बेसिस पे बनाया है, तो आपकी अकाउंटिंग में गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। पर रीचेकिंग एंड रीचेकिंग, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। इसीलिए ऑडिट करवाई जाती है और इसीलिए अकाउंटिंग में एक ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट है। ओके, Okay, so we were on limitations of accounting. Accounting is not fully exact. So accounting fully exact नहीं होती है क्योंकि उसके ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। पर कुछ कभी कभार एस्टिमेट्स के बेसिस पर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को जो है असर्टेन कर लेते हैं। तो एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट या फिर प्रोवाइडिंग डाउटफुल डेट्स या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये सब अकाउंटिंग को जो है थोड़ा सा हिला देते हैं क्योंकि ये सब इंसान की कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। अब आप अगर कोई कंपनी ये सोचती है कि उसकी कार जो है वो 5 की जगह 10 साल चलेगी, वो 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएगी, तो आपकी अकाउंटिंग तो हिलेगी थोड़ी सी। आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो शायद मार्केट से मैच ना करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग जो है वो बहुत गलत है या क्या है। अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है क्योंकि इसमें कई चीज़ें एस्टिमेटेड बेसिस पे भी डाली जाती हैं। ओके, second point, unrealistic information. What is unrealistic information? This is also a limitation of accounting. So accounting information realistic नहीं भी हो सकती है क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए किए जाते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के साथ चलेगी, मतलब वो बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी, या फिर ये कह लो कि आने वाले 12 महीनों में बंद नहीं होगी, वो चलेगी। सो इट इज़ टेकन, ये मान लिया जाएगा कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू होगा फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। अकॉर्डिंगली एसेट्स जो है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा कॉस्ट पर एंड डेप्रिशिएट किया जाएगा ओवर द यूजफुल लाइफ। एसेट्स मे नॉट बी एक्चुअली रियलाइजेबल एट बुक वैल्यू। थर्ड पॉइंट में आएगा अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग जो है उसे कन्फाइन किया गया है, मतलब उसे समझा गया है कि अकाउंटिंग को हमेशा मॉनेटरी मैटर्स में ही मेजर किया जाएगा सिर्फ। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स like qualities, skills of management, staff, industrial relations, public relations, इन्हें इग्नोर किया जाता है। अकाउंटिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, that's it. What is it? Fourth point, accounting ignores the effect of price level changes.
दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे किए जाते हैं, हिस्टोरिकल, ना कि आज के हिसाब से। तो जो मनी को मेजर करने का जो यूनिट है वो वैल्यू में चेंज होने से फ्रीक्वेंटली उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर बार बार वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं तो उस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब आज $1 70 के बराबर था, कल को वही $1 65 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे, आप अगर ₹70 में खरीद के लाए थे तो ₹70 पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ये कि आज क्या रेट चल रहा है। ठीक है। अकाउंटिंग जो है वो प्रिज्यूम करता है कि जो वैल्यू है मनी की वो स्टेबल रहेगी। Unless price level changes are considered, accounting information will not show correct financial results. So fifth point है accounting may lead to window dressing. So window dressing आप लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा। window dressing क्या होता है कि अकाउंटिंग को मैन्युपुलेट करना इस तरीके से कि वो जरूरी फैक्ट्स को छुपा लें, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो प्रेजेंट में है वो बेटर पोजीशन एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू शो अ बेटर पोजीशन than what it actually is. In this situation, income statement, that is P&L account, fails to provide a true and fair view of the result of operation, and the balance sheet fails to provide a true and fair view of the financial position of the enterprise. सो विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? अकाउंट्स को मैन्युपुलेट करना इस तरीके से कि ज़रूरी फैक्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रेजेंट में है वो बेटर पोजीशन दिखाने के बजाय जो एक्चुअल है वो दिखाएं। इस सिचुएशन में इनकम स्टेटमेंट जो है वो फेल हो जाता है to provide a true and fair view of the result of operation, and balance sheet जो है वो फेल हो जाता है true and fair view of the financial position of the enterprise.